जब पंचायत राज की स्थापना पूरी तरह से हो जाएगी, तब जनमत के जरिए वह काम भी किया जा सकेगा जो हिंसा द्वारा कभी संभव। प्रधान और प्रधानपति होते हैं और फिर जो गांव के कुछ लोग आते हैं वो सचिव जी को परेशान करने लग जाते हैं बार बार। क्या ऐसा सच में है? गांव को अपनी व्यवस्था चलाने का खुद अधिकार है। अभी भी वो पूरी की पूरी पंचायत नौकरशाही के शिकंजे में है। जो अभी भी तंत्र है वो तंत्र अपने उस स्वभाव को बदल नहीं पा रहा। गाँव में क्या होता था, एक चीज कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान निवेश चाकरी भीख लेना है। असल में गांव समाज के टूटने के 3 बड़े कारण। Welcome to SGT Pulse, your daily dose of what's now and what's next. Whether you're on the move or taking a break, stay tuned with us. Hey there, I'm Jasleen Singh, and today I welcome you all to the brand new episode of SGT Pulse, where we'll dive deep into the heart of grassroots levels of governance. Mahatma Gandhi once said, जब पंचायत राज की स्थापना पूरी तरह से हो जाएगी, तब जनमत के जरिए वह काम भी किया जा सकेगा जो हिंसा द्वारा कभी संभव नहीं। And today we have a very special guest with us, Dr. Chandrasekhar Pranse. Sir is the chairman of Panch Parmeshwar Vidyapith. He is a social activist and a person who inspires the young minds. He is also a leading supporter of Panchayat governance. Welcome, sir. Sir, from last 40 years, आप पंचायती राज और सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। तो इस सिस्टम में इंडल्ज होने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि मुझे भी ये करना चाहिए? ये जो प्रेरणा मिलती है, जो मिलता है, किशोरावस्था में किसी व्यक्ति से ज्यादातर मिलता है। व्यक्ति उसमें होता है जो प्रेरित करता है बच्चों को भी और चूंकि किशोर को भी। लेकिन एक चीज और होती है कि हर व्यक्ति में अपनी तरह का एक संस्कार तो होता है, पहले से उस तरह की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है। तो दोनों चीजें थी। बहुत लड़कपन से ही सामाजिक कार्य में लग गया था। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से गांव के सामाजिक कार्यों में जुड़ने लगा था। और उसके बाद तो जब हाई स्कूल और इंटर कर रहा था उस समय कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और उनसे प्रेरित हुआ। ये 2 सबसे बड़े कारण थे जिसकी वजह से इस सामाजिक कार्य में लगा। जी सर, बिल्कुल। अपने समाज से जुड़ा रहना मतलब अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। सर, हम जो अर्बन सिटीज के बच्चे हैं, हमारे लिए अपने गांव में जाना इज लाइक अ वेकेशन कि हम 10-12 दिन गए, 6 महीने में या 1 साल और घूम कर आ गए। तो हमें वहाँ का ज्यादा पंचायत का या वहाँ की लाइफ का नहीं पता। बट अभी कुछ सालों में एक वेब सीरीज बहुत फेमस हो रही है OTT पे जिसका नाम है पंचायत, और वो देखकर हम सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट है जितने भी हम बच्चे हैं। तो क्या उसमें जो सब दिखाया गया है बिल्कुल ऐसा ही होता है कि प्रधान और प्रधानपति होते हैं और फिर जो गांव के कुछ लोग आते हैं वो सचिव जी को परेशान करने लग जाते हैं बार बार? क्या ऐसा सच में है? या मतलब ये वो सच्चाई के काफी नजदीक है, ये कह सकते हैं। 100% ऐसा ही सब जगह नहीं होता। और ये जब कोई सीरियल बनता है, कोई फिल्म बनती है, तो कुछ सच्चाई को तो पकड़ता है, उसी पे तभी लोगों को स्वीकार होता है। लेकिन उसमें कुछ नमक मिर्च तो डालते ही है ना, उसको थोड़ा सा और ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं जिससे कि लोगों को और ज्यादा रुचिकर लगे। और विशेष करके उसमें जो घटनाएं हैं वो घटनाएं इस तरह घट रही हैं, ऐसा नहीं है जो सचिव के साथ हो रहा है। कोई एक लड़का जो कहीं बड़ी नौकरी को सोच रहा है, मजबूरी में सचिव बन के चला जाता है, वहां पढ़ाई भी करता है तो ठीक से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, कभी ट्रैक से उतर जाता है, उसके दोस्त उसको ताना मारते, ये सारी चीजें हैं। और गांव में जिस तरह से एक महिला है और उसके पति जो है वही पूरी पंचायत चला रहे हैं और वही चेहरा उन्हीं का आगे आता है बार बार। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उस महिला को आपने देखा है, उस महिला के रोल में जो है जब मौका आया है उसकी लीडरशिप आपको दिखाई पड़ी है और उसने कई जगहों पर उसने बल्कि मेजर रोल प्ले किया है। और लास्ट में तो अपने पति के खिलाफ भी उसने बहुत सारी चीजें की हैं। तो वो आपने देखा है कि उन सब का जो पति और उसकी जो एक टीम थी ना, उसने एक टीम बना रखी है वहां, तो उसके विरुद्ध भी वो खड़ी हुई है और उसका डिसीजन ज्यादा सही हुआ है।
तो ये है, वहाँ एक व्यवस्था इस तरह बनाई गई है, जो जिसे पंचायत के रूप में हम कहते हैं। पंचायत एक संस्था है, एक सरकार है, वो गांव की सरकार है। तो उस गांव के सरकार में उसे एक दो तीन मैसेज बहुत अच्छे निकल के आते हैं। एक तो ये आता है कि गांव को अपनी व्यवस्था चलाने का खुद अधिकार मिल गया है उससे, क्योंकि वही लोग निर्णय ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। इवन कलेक्टर एक बार आता है तो वो भी, और विधायक जी का भी उस गांव में फिर कुछ नहीं चलता। आपने देखा है विधायक जी को विड्रॉ करना पड़ा अपने को। बहुत, ये अलग बात है, बाद में गोली मार देते हैं, ये करते हैं, वो सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उस संघर्ष में आपने देखा कि गांव ही जीतता है। और गांव में भी दो गुट है, लेकिन जीतता कौन है? जो सही पक्ष वाला होता है। तो ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये आता है। दूसरा, आपने ये देखा कि वहां पर महिला लीडरशिप बहुत तेजी से उभर करके बाद में आती है, तो कई उसमें मैसेजेस अच्छे मिलते हैं। हाँ, मनोरंजन की दृष्टि से बड़े सारे छोटे छोटे वो चीजें डाली गई हैं, लेकिन बहुत स्वाभाविक है। सर, तो उन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, जैसे आपको देख के लगा हो कि ये तो बहुत अच्छा है? वो वास्तव में मजेदार रूप में देखिए तो सेक्रेटरी ही है अपने आप में सबसे मजेदार। हाँ, और वो उसका जो एक्टिंग है वो बहुत स्वाभाविक है, जिन परिस्थितियों में, और जिस तरह वो नल के पास जाके जब नहाने लगता है, और जिस तरह से वो अपना स्टैंड भी लेता है, उसके चरित्र के कई पक्ष दिखाई पड़ते हैं ना आपको। एक सामान्य, एक आज के नौजवान में जो अपने काम के प्रति भी ईमानदारी के साथ करना चाहता है, थोड़ी सी बेईमानी किया उससे कितना परेशान था, जो नाम किसी दूसरे का डलवा दिया था, बहुत परेशान था वो अभी तीसरे एपिसोड में। तो उसके अंदर की ईमानदारी उसको प्रेरित करती है, कमिटमेंट उसका प्रेरित कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ को भी लेकर, अपने करियर को लेकर के। तो आज के नौजवान का वो एक आइडियल वो है। मतलब सर, हमारा कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि हमारा यूथ भी इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो आज का एरा है उसमें पंचायत में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो पहले नहीं थे, या पहले कौन से ऐसे ज्यादा चैलेंजेस थे जो आज के कंपैरिजन में? क्या सबसे, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, क्योंकि पंचायत कोई नया सिस्टम तो है नहीं, ये तो शताब्दियों से चला आ रहा है। तो पंचायत पहले एक समाज का अपना संगठन था, खुद गांव गांव का, हर गांव की अपनी पंचायत होती थी। कहीं कोई राजा या कोई कानून उसको नहीं चलाता था उस पंचायत को। समाज के आपस की जो सामुदायिकता थी और आपस के जो रिश्ते थे, वही पंचायत को, उसी पर वो बेस करती थी पंचायत। हुआ क्या कि बाद में पंचायत कानून का हिस्सा बन गई, अंग्रेजों के ज़माने से कानून का बनी, अभी वो संविधान में आ गया है। तो अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है गाँव वालों के माइंडसेट में, सामान्यतया पंचायत का जो नई पीढ़ी में भी और पुरानी पीढ़ी में तो उसने जिया है, तो उसका तो है ही है, तो उसके माइंडसेट में अभी वो पुरानी पंचायत का रूप ज़्यादा है। ये नई पंचायत के पूरे उस कानूनी सिस्टम को या उसके संवैधानिक पक्ष को स्वीकार करने में अभी एक बैरियर खड़ा हो रहा है। दो तीन बैरियर, एक तो ये है कि ये जो कानूनी पंचायत है इसके बारे में उसको जानकारी बहुत कम है, बहुत कम जानकारी है, कोई बताने ही नहीं जा रहा है ठीक से, बताया ही कभी। अधिक से अधिक लोगों ने बताया तो जो सरपंच चुना गया उसको थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से जानकारी मिल गई, आधी अधूरी। लेकिन जो गांव वाला है, सामान्य जन है, एक तो उसको नहीं है। एक तो यह है, तो जागरूकता का और जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। दूसरा क्या है कि अभी भी वो पूरी की पूरी पंचायत नौकरशाही के शिकंजे में है, उन्हें सरकारी अफसरों के से, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है जिसको सरकार के रूप में खड़ा होना था, तो स्वाभाविक था कि वो अभी कब्जा उन्हीं का है। और उनके जो आचरण और उनका जो व्यवहार है, जिसके लिए पंचायत बनी थी कि उससे मुक्ति मिल सके, अर्थात करप्शन से मिल सके, वो एक व्यक्ति ही निर्णय लेता है पूरे गांव के बारे में, मान लीजिए सरकार का कोई अफसर, गांव मिल करके निर्णय ले, तो वो अभी व्यवहार में उतर नहीं पा रहा है। तो एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि जो अभी भी वो तंत्र है, वो तंत्र अपने उस स्वभाव को बदल नहीं पा रहा है, वो इस तरह लोगों को भागीदार नहीं बना पा रहा है, लोगों के खड़े होने में देरी हो रही है समझ के स्तर पर और एकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि गांव समाज को बुरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से गांव समाज टूट रहा है। ये बड़े चैलेंजेस हैं। वास्तव में गांव समाज के टूटने के तीन बड़े कारण रहे हैं जो टूटा है। शुरू में गांव समाज टूटा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये माना जाता है कि अंग्रेजी काल का जो सबसे बुरा पक्ष वो रहा, रिजल्ट रहा, वो भारत के गांव समाज को गुलाम बनाने का रहा।
ठीक है, उन्होंने शासन किया, लूटा, ये सब एक पक्ष था। लेकिन जो इतिहासकारों ने जिस पर सबकी सहमति बनी कि जो कभी नहीं हुआ था कि भारत का गाँव कभी गुलाम नहीं हुआ था। वहाँ लोगों में स्वावलंबन था, लोगों का अपना स्वराज्य था। अंग्रेजों ने उसको किया, तो और ये शुरुआत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो सबसे पहले गाँव में बाज़ार गया, तो बाज़ार ने तोड़ा। पहले गाँव में बाज़ार नहीं होता, मिल बाँट कर खाने की संस्कृति थी, क्रय-विक्रय की नहीं थी। दूध नहीं बिकता था, कोई फल नहीं बिकता था, जिसके पास ज़्यादा हो जाता था, सब्जियाँ ज़्यादा हो बाँट के खाता था। तो मिल बाँट कर खाने की जो संस्कृति थी, उसको सबसे पहले नष्ट किया गया, बाज़ार का प्रवेश किया गया। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो कानून लेके आई 1860 से जो जितने एक्ट बनने शुरू हुए, तो जो था दूसरा कानून ने तोड़ा। क्योंकि कानून अधिकार की भाषा बताता है, वो जिम्मेदारी का कर्तव्य नहीं बताता। संस्कृति में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कानून में अधिकार होता है। तो लोग पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे पूरी सोसाइटी, मैं बाप हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पति हूं तो पत्नी के प्रति जिम्मे, पत्नी हूं तो पति के प्रति या परिवार के प्रति जिम्मे, ये भाव सब में होता था। अधिकार आया तो नहीं, मेरा तो ये राइट है। तो ये राइट आते ही परिवार टूटना, मतलब गांव समाज बंटना शुरू कर दिया। और फिर आज़ादी आई तो जो बचा खुचा था उसको इस बहुमत आधारित चुनाव ने तोड़ दिया। आपने देखा एक इलेक्शन आता है, पूरा टूट के बिखर जाता है। तो तीसरा चैलेंज है कि भारत का गांव समाज पूरी तरह से बिखर गया है। वो जो रिश्ते थे, वो जो आपस की विचारधारा थी, वो टूटी है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं, और इस चैलेंज का अगर समाधान भी निकलेगा तो इन्हीं पंचायतों के माध्यम से निकलेगा। क्योंकि जब पंचायतें सही अर्थ में खड़ी होंगी, वो जो ग्राम सभा है उसकी, जहाँ सारे वयस्क नागरिक जो मतदाता होते हैं उनकी निर्णय लेने का अधिकार उनको है अपने गांव के बारे में, प्लान बनाने का अधिकार संविधान में। तो संविधान तो संस्कृति की रक्षा के लिए ही बनता है ना। तो अभी वो जो संस्कृति और संविधान की समझ बननी थी, और समझ बनकर उसके साथ जो समन्वय स्थापित करना था, उसका गैप है, और उस तरह की लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंजेस कई हैं इसके बीच में, लेकिन सबको एड्रेस किया जा सकता है धीरे धीरे। सर, तो ये जो संविधान और समाज का अच्छा रिलेशनशिप चाहिए था, जो ये नहीं बन पाया है, क्या इसका एक रीजन गांव से सिटीज में माइग्रेशन भी है कि लोग अब अपने गांव में नहीं रह रहे हैं, कोई बेटर इनकम और फैसिलिटीज के लिए शहरों में आ रहे हैं? या बिल्कुल, क्योंकि जब होता ये है ना कि पहले क्या था, जिसको स्वावलंबन कहते थे, तो गांव में ही लोगों के लिए साधन जुट जाते थे। ये दो, एक संबंध है, एक साधन है, दोनों से जीवन चलता है। तो साधन नहीं होगा तो संबंधों की भी, संबंध फिर बड़े कितने दिन चलाए जाते, और संबंध नहीं होगा तो साधन तो वो अभिशाप बन जाता है। तो इन दोनों का जो वो होना चाहिए था आपस में सामंजस्य, आपस में संतुलन, वो बिगड़ा। चूंकि गांव में जिस तरह की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, कुछ तो जो वो आया अंग्रेजों के पीरियड में, वो हुआ, टूटा, लेकिन उस समय भी कम टूटा था। बाद में स्वतंत्र भारत में जो बहुत बड़ा औद्योगिक विकास और ये सब, और बड़े बड़े शहर जब खड़े किए जाने लगे, तो उसके साथ पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था शहरों में केंद्रित होने लगी, और गांव धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उत्पादन वहाँ, मतलब रोजगार के अवसर वहाँ कम हुए, और रोजगार के तरीके बदल गए, नए नए ज्ञान आए। उसके साथ अगर गांव का, इसलिए जो गांधी ये कहते थे कि गांव बड़े उद्योगों का, वो क्यों, उनको दिखाई पड़ता था, उन्होंने यूरोप को देखा था, अमेरिका को देखा था, तो समझ में आया था कि ये जो औद्योगिक विकास, क्योंकि पूंजीवाद, शहरीकरण, पूंजीवाद और औद्योगिकरण, ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो उसका परिणाम उन्होंने यूरोप में देखा था। तो उनको लगता था अगर ये हिंदुस्तान में भी आया और गाँव का ये जो देश है तो नष्ट हो जाएगा, ये उनको इसलिए वो कहते थे कि गाँव में उद्योग बने, लेकिन ग्रामोद्योग बने, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मनुष्य को रिप्लेस ना करे। मतलब अगर मनुष्य का श्रम नष्ट हो जाएगा, उसको मेहनत करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तो वो बेकार हो जाएगा। और उससे तो इसीलिए वो कहते थे, और उस पर तो हम चल नहीं पाए, और हम एक नए तरह के शहरीकरण की ओर बढ़े, और आज भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो गाँव तो बिखर रहा है, और उसकी वजह से तो पूरा समाज भी टूट रहा है, पलायन भी बहुत तेजी में हो रहा है। स्वाभाविक है, इसके कारण स्वावलंबन तो नष्ट हो गया है पूरी तरह से। स्वावलंबन नष्ट है तो स्वराज्य भी, निर्णय लेने का अधिकार भी, जो हमें खिलाएगा पिलाएगा, जहाँ जहाँ के नौकरी करेंगे। नहीं तो गांव में क्या होता था, एक चीज कहा जाता था, उत्तम खेती, मध्यम बान, निवेश चाकरी, भीख निदान। चार चीजें, सबसे उत्तम खेती होती थी, खेती को सबसे उच्च माना गया था।
उत्तम खेती और व्यापार को दोयम दर्जे का, नौकरी को निकृष्ट माना गया था, ठीक है, और भीख तो बेकार थी ही जो थी। तो इसलिए खेती को सबसे उत्कृष्ट माना गया था कि किसान जो था वो स्वतंत्र था, अपने खेत में क्या बोएगा, क्या करेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता थी, कहीं वो गुलाम नहीं था किसी तरह से। अपने खेत में पानी कहाँ से देगा, अपने बलबूते कुएं से पानी खींच करके देता था, बीज खुद रखता था, अपने पास हल थे, उससे खेत जोतता था, बैल था। तो पूरी तरह से एक तो स्वायत्तता थी, स्वराज्य था। दूसरे, अपने खाने और अपने जीवन यापन के जितने साधन थे सब वो उपलब्ध कर लेता था। घर भी वहीं से बन जाता था, मिट्टी से दीवार खड़ी हो जाती थी, छप्पर बन जाता था, ठीक है, रहने की जगह हो गई, ठीक हो गई। तो वो जो, ठीक है, साधन कम थे, लेकिन जो स्वायत्तता थी, जो स्वतंत्रता थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और उससे उसके मन की जो शांति होती है ना, जिसका जो स्वतंत्र होता है, अंदर की शांति उसको मिलती है, खुशहाली वहाँ से आती है, मन की स्थिति है, साधनों की स्थिति नहीं है खुशहाली। इसलिए वो बहुत खुशहाल होता था, किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल होता था उस समय। तो इसीलिए उसको सबसे उत्तम माना गया। दूसरा, वो जो पुरुषार्थ है, जो श्रम है, उसके बल पे उत्पादन होता था, प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जीवन यापन की जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है, उसका प्रोडक्शन जो कर रहा है, वो तो भगवान है, वो तो देवता है, एक तरह से ईश्वर। इसलिए किसान को कभी-कभी कह दिया जाता था ना, यही हमारा। तो इसीलिए खेती सबसे उत्तम मानी जाती है। आज वो सबसे निकृष्ट मान ली गई, कोई नहीं करना चाहता, सब भाग रहे हैं छोड़ करके। सब पान के आजकल से शहर में आके पान की दुकान खोल लेंगे, लेकिन अपनी 10 बीघे की खेती में काम नहीं करेंगे। तो इस सबको एक नए माइंडसेट के साथ बदलने की आवश्यकता है, और आज सबसे बड़ा चैलेंज है, और युवाओं के लिए यही सबसे बड़ा सर, कि उनको इस पलायन से कुछ नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली तो लौट करके अब देखिए, अभी एक आपदा आई ना कोरोना के रूप में, गांव ने ही सबको आश्रय दिया है। अगर गांव ना होता तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। सारे लोग, पूरा शहर खाली हो गए थे ना, सड़कों पर जिस तरह से भीड़ देखा था, और गांव ने सबको आश्रय दिया, उसने किसी को वो नहीं किया। सारे संकट गांव ने उठाए, और जो गांव में गए, लेकिन फिर भी पलायन अब शुरू हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। और जिस दिन ये पंचायती राज व्यवस्था, चूंकि पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अर्थ का भी विकेंद्रीकरण है उसमें। अब उसको नए सिरे से समझने की, और उसको है, वो एक बड़ा विषय है जिस पर बात। सर, जैसे आपने अपनी ये जो जर्नी है पंचायत से गवर्निंग से, ये बहुत ही यंग एज में स्टार्ट करी थी 1978 में जिला युवा परिषद से। तो जो हमारा आज का यूथ है जो चाह रहा है इस फील्ड में जाने के लिए, कि बी इट पंचायत या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए, तो आप उन्हें एक क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे? दो चीजें होती हैं कि कहीं भी आप जाना चाहते हैं ना, वो जो विशेषकर नौजवानों के लिए है, सूत्र रूप में, आप कहीं भी जाना चाहते हो तो जाने के पहले कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी ना, कि आपको जाना कहाँ है। बड़ी ईमानदारी से इसको तय करना होगा, क्यों जाना है इसको तय करना पड़ेगा, आप क्यों जाना चाहते हो, उसकी दिशा क्या है, उसके लिए किस तरह से प्रयास करना होगा, कैसे रास्ता उसका क्या बनेगा, साधन क्या बनेगा। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो तो भाई क्यों जाना चाहते हो, बड़ा क्लियर हो। तो ये जब सारी चीजें जब होती, इसी को कहते हैं समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जो एक अभीष्ट हो, जिसको अपने जीवन का आप कैरियर बनाना चाहते हो, उसके बारे में आपकी एक बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए, ठीक है। जब स्पष्ट समझ होगी तो जो समझ बने, उस समझ के अनुसार ही आपका व्यवहार बने। ना समझ कुछ है और व्यवहार आप कुछ कर रहे हो, तो इसको कहते हैं बेईमानी। अपनी, जैसे कहते हैं कथनी करनी का अंतर, या विचार और कर्म के बीच में वो ना होना। तो आप कह कुछ रहे हो, कहोगे वही जो आपका विचार होगा, लेकिन करोगे कुछ और, कहोगे कुछ और, तो आपका, इसी को बेईमानी कहते हैं। तो उसे अपने समझ के प्रति ईमानदार होना होगा पूरी तरह से, तभी वो कुछ कर पाएगा, तभी वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकेगा, या स्वयं के बारे में सही निर्णय ले सकेगा, और फिर उसके लिए निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा। तो ये नौजवानों को हमेशा ये 3 चीजें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन विद यू, एंड आई एम श्योर कि जो हमारा यूथ है जिनको अभी तक ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, वो ये पॉडकास्ट देखकर उनको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, एंड दे विल बी इंस्पायर्ड टू इंडल्ज इन दीज एरियाज ऑफ वर्क एज वेल।